नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी का न्यू सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और आज की इस क्लास में हम भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं और ये जो चेंजेस है वो आपको यूट्यूब, इंटरनेट या कोई भी बुक अगर आप देखें तो फिलहाल अच्छे से अपडेट नहीं मिल रहा है। मतलब प्रॉपर जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो कहीं पर नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हुए हैं। ये सब मैं आपको आज की क्लास में बताऊँगा। साथ ही बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताऊँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी का ये कंप्लीट वीडियो सीरीज पीडीएफ नोट्स के साथ चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके हमारा ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे आपको ये कंप्लीट सीरीज पीडीएफ नोट्स के साथ ही मिल पाएगा। ठीक है, तो ये जो लिंक है एप्लीकेशन का लिंक, ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और वैसे आप डायरेक्ट अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करेंगे तो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो सबसे पहले मैं आपको सभी राज्यों के बारे में बता देता हूँ। भारत में वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 राज्य। इससे पहले 29 राज्य था। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा वो ख़त्म कर दिए गए, तो अब 29 से घटकर कितने राज्य हो गए? 28 राज्य। ठीक है, अब ये 28 के 28 राज्य है वो आप डायरेक्ट याद कैसे करेंगे? ऐसे 28 के 28 याद रखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं आपको मैप से बताऊंगा कि ये 28 के 28 राज्य आप याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैप से याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि 28 के 28 राज्य तो आपको याद होंगे ही, साथ ही ये 28 राज्यों के पड़ोसी राज्य कौन है, मतलब एक राज्य किस राज्य से कनेक्टेड है, किस राज्य से कनेक्टेड नहीं है, ये आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है भारत का ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत आसान है, एक दो बार आप बनाएंगे तो ये आउटर स्ट्रक्चर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हमको पहला काम ये करना है कि जम्मू और कश्मीर अभी हाल ही में अब ये स्टेट नहीं रहा है तो जम्मू कश्मीर को हमने अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ से हमने जम्मू कश्मीर को अलग किया, ये सबसे पहला काम है। अब हमको पहला जो राज्य बनाना है, ट्रिक में सबसे पहला राज्य बनाना है आपको पंजाब। यहाँ से कुछ इस तरीके से आपने किया, यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ PUN। सबसे पहला काम आपने किया क्या? पंजाब को बनाया, जम्मू कश्मीर को अलग करके यहाँ पहला राज्य बनाया पंजाब। ठीक है, अब ये जो एरिया दिख रहा है इस लाइन के पैरेलल ही आपने एक लाइन यहाँ पे खींच के इसको ब्लॉक किया। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ पे खींचा। यहाँ इस जो ये जो बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर यहाँ से हमने एक बीचों बीच एक लाइन और खींचा। ये जो एरिया है ये हिमाचल प्रदेश है और ये जो एरिया है ये उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश बनाया, उत्तराखंड बनाया। अब हिमाचल प्रदेश के इस साइड से ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुछ इस साइड से मैंने बनाया हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए रखा क्योंकि हरियाणा और उत्तराखंड ये एक दूसरे से लगे नहीं हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप जो दिख रहा है इसलिए मैंने बनाया। ठीक है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड ये आपको याद हो गए। अब हम नीचे आते हैं। नीचे कुछ इस तरीके से लकीर खींच के आपको यहाँ पे बनाना है मध्य प्रदेश। कुछ मध्य प्रदेश का शेप इस तरह से है तो हम मध्य प्रदेश का शेप बना देते हैं। ये आपका बन गया मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में क्या है? मध्य प्रदेश टूट कर बना छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के बगल में कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं छत्तीसगढ़। ये MP हो गया। अब ये CG हो गया। ठीक है, CG के जो कॉर्नर है उसको हम सीधे यहाँ से जोड़ देते हैं और ये जो कॉर्नर है इसको हम यहाँ से कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो गैप बचा ये आपका बन गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिख रहा है इसके इस लाइन के पैरेलल हम कुछ यहाँ पे खींचते हैं। ये आउटर स्ट्रक्चर यहाँ पे ही आप रखिएगा। ठीक है, अब ये जो भाग है इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 1 2 3। ऊपर वाला यूपी के बगल में क्या है? बिहार, और बिहार के नीचे क्या है? झारखंड, और झारखंड के नीचे है उड़ीसा। इस तरह से आपको इधर का प्रैक्टिस हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं। इस वाले एरिया जो चिकन नेक बोलते हैं इसको आपको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, और ये जो ऊपर का जो डोम जैसे दिख रहा है पहाड़ जैसे, इसको भी आपको अलग कर देना है। ठीक है, अब ये जो एरिया बच गया इसको ब्लॉक करने के बाद और इसको काटने के बाद ये जो एरिया बच गया ये कहलाता है पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल। और ये जो ऊपर वाला एरिया छोटा सा दिख रहा है राज्य, ये है आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये ऊपर अलग करके एक राज्य बना दिया, उसी तरह यहाँ पे जो छोटा सा नीचे राज्य दिख रहा है यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा अलग करके राज्य बनाना है। इसका नाम है मेघालय। याद रखेंगे ये जो राज्य वो है मेघालय, MEGH यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये है मेघालय। अब आपको क्या करना है, मेघालय के बाद ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ से कुछ इस तरीके से इस भाग को बांट देना, यहाँ अलग और यहाँ अलग, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे और उसके बाद इसके इस कट के ऊपर में 1 2 3, बहुत आसान था। हमने ऊपर इसको सिक्किम अलग किया, यहाँ से ब्लॉक किया चिकन्ने को, मेघालय को अलग किया। अब इस ब्लॉक से कुछ इस तरह से खींचे, यहाँ पे एक अलग से एक राज्य बनाया जो कि इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। ये जो राज्य था त्रिपुरा, ये बीच वाला जो भाग बच गया ये है असम। अब ये जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ ये जो 3 राज्य बच गए छोटे छोटे, 1 2 3, इसको एक साथ आप याद रखेंगे, ठीक है। ये है ऊपर वाला नागालैंड, नीचे वाला है आपका मणिपुर, और इसके नीचे वाला है आपका मिज़ोरम। ये मणिपुर और ये है मिज़ोरम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम में। तो एक वर्ड याद रखेंगे, नमामि। नमामि गंगे जैसे आपने सुना होगा, तो नमामि एक वर्ड याद रखेंगे। न से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिज़ोरम। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मिज़ोरम ऊपर है या मणिपुर ऊपर है या नीचे है, ठीक है। तो नमामि याद रखेंगे, याद हो जाएगा आपको नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम। मी लास्ट में है तो मी से मिज़ोरम यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस एरिया का याद हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो MP दिख रहा है, MP का कॉर्नर यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे और इस कॉर्नर से इसको क्लोज कर देंगे। बहुत आसान, एक कॉर्नर से इधर ब्लॉक किया, एक कॉर्नर से इधर ब्लॉक किया। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये आपका बन जाता है राजस्थान, और नीचे वाला एरिया बन गया गुजरात। उसी तरह इस छत्तीसगढ़ कॉर्नर को हमने थोड़ा सा आगे लाया, आगे ला के नीचे पूरा इंडिया को 2 भाग में, साउथ इंडिया को हमने 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। और इस कॉर्नर को फिर हमने यहाँ से बांटा और इसको 2 भाग में बांटा। तो ये छोटा सा जो स्टेट दिख रहा है ये है गोवा। गोवा के ऊपर में कहाँ? यहाँ पे महाराष्ट्र है। अब ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है इसको हम 2 भाग में बांट देंगे। नीचे वाला आपका है केरल और ऊपर वाला है आपका कर्नाटक, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 2 भाग में बांटा, केरल कर्नाटक। अब केरल का ये जो बॉर्डर हमने बनाया इसके जस्ट ऊपर से एक बॉर्डर बनाएंगे जो कि नीचे वाला राज्य कहलाता है तमिलनाडु। क्या कहलाता है? तमिलनाडु। और ऊपर वाला है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से टूटकर एक और राज्य बना तेलंगाना, ठीक है। कहाँ से टूटा? छत्तीसगढ़ दिख रहा है, तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से यहाँ से कुछ इस तरीके से बनाएंगे जो कहलाएगा तेलंगाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तेलंगाना बना है। तेलंगाना कब याद रखेंगे आप? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 28 का 28 राज्य आपका याद हो जाता है। और यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे फोकस करेंगे छत्तीसगढ़, आपको बताना होगा कि छत्तीसगढ़ किस किस राज्य से लगा हुआ है, कितने राज्य से लगा हुआ, कैलकुलेट करके बताएंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ से कनेक्टेड है, UP एक हो गया, ठीक है। उसके बाद बिहार से नहीं है, देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है ना, तो ऊपर है, तो बिहार से नहीं झारखंड से। तो UP 1, झारखंड 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है 4, तेलंगाना 5, महाराष्ट्र से कनेक्टेड है 6 और MP से 7। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ टोटल 7 राज्यों से कनेक्टेड है, या छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य 7 है। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये सब आपको इस मैप से याद हो जाएगा। टोटल 28 राज्य आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये है फ़ायदा इस मैप का। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया। तो ये भी हम देख लेते हैं कहाँ से इसको तोड़ा गया। तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में इसको HP भी लिख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ से कट लगा देंगे आप कुछ इस तरीके से। तो ये जो एरिया है ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और ये जो एरिया है वो लद्दाख हो गया, ठीक है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कुछ इस तरीके से बांटा गया। और यहाँ पे मैक्सिमम जो एरिया है POK का वो अब लद्दाख के एरिया में आ गया है, ठीक है। तो अगर POK पाकिस्तान से हटकर इंडिया के कब्ज़े में आ जाता है तो वो लद्दाख के एरिया में ही आएगा। और यहाँ पे भी अक्साई चीन है जो चीन ने कब्जा किया हुआ है, तो ये भी लद्दाख एरिया में अब आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आप चाहें तो ये जो स्क्रीनशॉट है ले सकते हैं, पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही प्रीमियम क्लास में, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए दिया है आकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, इसलिए मैंने अटैच किया हुआ है, ताकि आप ये जो प्रॉपर मैंने बनाया हुआ स्लॉट आप आसानी से याद रख सकें, और सभी राज्यों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आपको याद रखने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया। नाम है जम्मू और कश्मीर, और दूसरा लद्दाख। यहाँ पे आपको ये जो येलो एरिया दिख रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये लद्दाख है। तो आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर बहुत छोटा हो गया, अब लद्दाख बहुत बड़ा एरिया हो गया है, ठीक है। और जम्मू और कश्मीर छोटा तो है, लेकिन यहाँ पे कुल 22 जिले हैं, और लद्दाख में बड़ा होने के बावजूद मात्र 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। इसमें से लेह जो है ये अब लद्दाख का राजधानी हो गया। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, एक तो श्रीनगर और दूसरा आपका है जम्मू, ठीक है। श्रीनगर तो राजधानी है ही, और श्रीनगर में क्या है, ठंड में बहुत बर्फबारी होता है, तो ठंड में राजधानी जम्मू शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो 2 राजधानी आप याद रखेंगे, श्रीनगर और जम्मू, जम्मू और कश्मीर में। और लद्दाख में क्या याद रखेंगे, लेह, और 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। इस तरह भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए, ठीक है। 31 अक्टूबर को अस्तित्व तो आ गए थे, लेकिन प्रॉपर मैप कब जारी किए गए, 2 नवंबर 2019 को दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश का मानचित्र जारी किया गया। और पीओके जो एरिया है, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एरिया अब लद्दाख के ही क्षेत्र में आता है। सभी 28 राज्यों की राजधानियां भी आपको मैं याद करवा देता हूं जल्दी से, तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा, आप दोनों को याद रखेंगे, पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का सम्मिलित रूप से राजधानी चंडीगढ़ है। शिमला है हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम लोगों को याद ही होगा। गुजरात का गांधीनगर, तो कुछ कुछ ऐसे जहाँ पे लोगों को डाउट होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गुजरात का अहमदाबाद नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, गुजरात का है गांधीनगर, महात्मा गांधी से आप याद रखेंगे गांधीनगर। मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती। देखिए, जब जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तोड़कर बनाया गया तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। अब तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना में चला गया हैदराबाद, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी का नाम बनाया गया जो कि है अमरावती। तो 2014 को बना तेलंगाना, ठीक है। तो हैदराबाद तेलंगाना में जब आया तो आंध्र प्रदेश को 10 साल का समय दिया गया, मतलब 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी भी हैदराबाद रहेगी, जब तक अमरावती प्रॉपर तैयार ना हो जाए। तो एक चीज़ है आप याद रखेंगे, सम्मिलित रूप से 10 साल तक राजधानी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हैदराबाद ही है, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर राजधानी है, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, सिक्किम का गंगटोक। नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता राजधानी, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। सिक्किम का गंगटोक, असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, त्रिपुरा का अगरतला, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फॉल, मिजोरम का आइजोल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये चीज़ मैंने मैप में लिख दिया है, आप जल्दी से याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि पंजाब और यहाँ पे हरियाणा का चंडीगढ़, ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का शिमला, तो ये चीज़ मैप में लिख दिया गया है। आप इसी तरह से नोट्स बनाइए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। अगर आप मैप से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ही आपको अच्छे से याद होगा। तो ये 28 के 28 जो राजधानी है राज्यों का, ये आप मैप में लिखेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। तो भारत के राज्य के बारे में आपको बता दूं कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो सर्वाधिक बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य है गोवा, दिखता भी है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से ये सीमा शेयर करता है। अगर आप ये मैप याद रख लेंगे तो काउंट आसानी से कर लेंगे कि किससे किससे ये कनेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से ये कनेक्टेड है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सिक्किम सबसे छोटा राज्य, लगभग 19 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, और सिक्किम का
6 लाख के आसपास ही जनसंख्या है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर 3 बड़े राज्य क्रम से बनाने आपको आ जाए या क्रम जमाने आ जाए तो आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ इस तरीके से आप मैप में बना लेंगे। ठीक है, पहला है आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, 1 2 3 इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो देखिए, बहुत समय तक 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 के बाद जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये 2 जुड़ के 9 हो गए। उसके बाद अभी हाल ही में 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इसको एक कर दिया गया तो -1 हो गया। इस तरह से अब 8 टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नाम मैं आपको बताते जाता हूँ, जम्मू और कश्मीर, मैप से भी दिखा दूंगा, फिर है लद्दाख, फिर है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पर है देखिए। उसके बाद NCR दिल्ली, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए आप, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद दादर व नगर हवेली और दमन व दीव। ठीक है, 26 जनवरी 2020 को ये देखिए यहाँ पर दादर व नगर हवेली और दमन व दीव, दमन और दीव यहाँ पर है, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में, और दादर व नगर हवेली यहाँ पे है, ये गुजरात वाले एरिया में। तो इसको कंप्लीट एक अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूटी ऑफ दादर व नगर हवेली और दमन व दीव के नाम से इसे जाना जाता है। 26 जनवरी 2020 को इसको एक किया गया, तो ये लेटेस्ट डेटा है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप यहाँ पे है, पौंडीचेरी या पुदुचेरी। ठीक है, तो पुदुचेरी के संदर्भ में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, पुदुचेरी अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। ये यूनियन टेरिटरी में 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। एक तो माहे है, तो माहे केरल यहाँ पे है। ठीक है, हालांकि केरल में है, लेकिन किसका भाग है, ये पुदुचेरी का भाग है। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है और भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात कच्छ में है। तो माहे के संदर्भ में आपको ये याद रखना है कि पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का ये जिला है, भारत का सबसे छोटा भी जिला है। ठीक है, तो देखिए, जब फ्रांसीसी भारत को लास्ट में छोड़ के गए तो जो जो जैसे यहाँ पे फ्रांसीसी थे, यहाँ पे, तो इन सबको अलग अलग ना करके एक साथ मिला के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसलिए कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है तमिलनाडु, यहाँ पे है पौंडीचेरी और करायल, तो 2 जिले यहाँ पे, एक जिले केरल में माहे और एक जिले यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यमन। ये टोटल 4 पौंडीचेरी का पार्ट है, 4 जिले 3 स्टेट में है। उसके बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर आप देखेंगे। तो टोटल आपको 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ध्यान में रखना है कि ये टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां भी हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको जम्मू और कश्मीर का बता ही दिया था, श्रीनगर और जम्मू, लद्दाख का लेह है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है, NCR दिल्ली का दिल्ली है। ठीक है, दमन और दीव का पहले देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं तो दमन और दीव का पहले दमन होता था राजधानी, और दादर व नगर हवेली का सिलवासा होता था। अब इन दोनों को एक कर दिया गया और इन दोनों की जो राजधानी है वो दमन को बनाया गया। लक्षद्वीप का कवरत्ती राजधानी है, पौंडीचेरी का या पुदुचेरी का पुदुचेरी है, और अंडमान व निकोबार का जो राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर, राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। अब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा भी है। ठीक है, तो अभी जो एक्टिव विधानसभा है वो है दिल्ली और पुदुचेरी में, जम्मू और कश्मीर में अभी नहीं है, वैसे बनेगा। तो टोटल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। कौन कौन सा, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, तो यहाँ पे अभी भी एक्टिव है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा भारत की अवस्थिति, मतलब भारत का लोकेशन। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, दुनिया के मैप में कहाँ पे भारत जो है अवस्थित है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आगे जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसमें आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कि दुनिया देखिए गोल है, और इसको दुनिया का अगर मैप देखेंगे तो फ्लैट करके कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो हमने दुनिया को कुछ इस तरीके से फ्लैट करके तोड़ दिया है और समझने के लिए एक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं बनाए हैं। ठीक है, तो जो अक्षांश रेखा है वो समांतर है। ठीक है, यहाँ से जो समांतर रेखाएं होती हैं
इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं जो यहाँ से कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है, उसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसमें भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये हम अक्षांश रेखाएं को देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता है, और इधर आप देखेंगे तो ये जो रेखा दिख रहा है वो देशांतर रेखा दिख रहा है। तो हमने इस वर्ल्ड को कैसे खोला है, फ्लैट करके कुछ इस तरीके से खोला है, ठीक है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ हम 0 मान लेते हैं। अक्षांश रेखाएं की हम बात करें तो टोटल हम डिग्री यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके यहाँ तक 90 डिग्री तक गए, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसे करके जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो भी हम यहाँ पे 90 डिग्री तक गए, ठीक है। तो 90 90 और 0 टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाता है 181। अब अगर हम बात करें देशांतर रेखाएं की, तो देखिए ये गोल है पूरा, तो 0 डिग्री से लेकर हमने कुछ इस तरीके से फैलाया, तो 0 डिग्री से लेकर ये कहाँ तक गया, टोटल 360 डिग्री ये घूम जाता है, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, टोटल 0 से लेकर 360 तक हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको और बताता हूँ। कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 होता है, और दो अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो 111.4 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे 111.4 किलोमीटर होती है। सबसे लंबे अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें अक्षांश रेखा की सबसे लंबी, तो देखिए अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए ऐसे आगे बढ़ते जाता है तो ये 90 में एकदम 0 हो जाता है, ठीक है, बिंदु आकार हो जाता है। और सबसे बड़ी कहाँ पर है, ये जो हम भूमध्य रेखा कहते हैं जिसको, या विषुवत रेखा कहते हैं, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा ही होती है, ठीक है। और सबसे छोटी ध्रुवों पर बिंदु नुमा हो जाता है, ध्रुवों पर यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखेंगे आप ध्रुवों पर ये बिंदु नुमा हो जाता है। देशांतर रेखा की हम बात करें तो टोटल देखिए कुछ इस तरीके से देशांतर रेखा जाता है, तो 0 से लेके टोटल 360, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमता है, कुछ इस तरीके से घूमता है 360 डिग्री, तो देशांतर रेखा को इस तरह से बांटा गया है, टोटल 360 है। और पृथ्वी 1 डिग्री के वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी अगर आप देखेंगे घूमता कुछ क्या है इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी घूमने का डायरेक्शन बताइए, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी एक चक्कर लगाने में आप सभी को पता होगा 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमता है। तो 1 घंटे में कितना 360 बटा कितना हो जाएगा 24। अब आप इसको उल्टा करेंगे, अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे तो 1 डिग्री 24 बटा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 24 घंटे में। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना बचता है, आपको बचता है 4 डिग्री, 4 हमने मिनट में कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है देशांतर रेखा का वो 4 मिनट होता है। तो इसी से टाइम जोन, जो आपने सुना होगा टाइम जोन, या दुनिया का हर देशों का एक टाइम जोन होता है, ठीक है, दुनिया का हम समय निर्धारित करते हैं, तो इसी से ये होता है देशांतर रेखा से। 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 4 मिनट, मतलब पृथ्वी अगर 1 डिग्री घूमता है तो 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमेगा, ठीक है। और अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 चौके 60 हो जाएगा, मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, 24 घंटे में टोटल 360 डिग्री, और 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है 4 मिनट, ठीक है। 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, 1 डिग्री 4 मिनट, और 24 घंटे में 360। तो बहुत डीपली मैंने इसको समझाया हुआ है, अच्छे से आप याद रखेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पृथ्वी जो है एकदम स्ट्रेट नहीं है, झुका हुआ है, ठीक है। पृथ्वी कुछ इस तरह से 23 डिग्री झुका हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे 23.5 डिग्री आपको दिख रहा है, झुका हुआ है पृथ्वी, इसलिए यहाँ पे जो सूर्य की किरण है, यहाँ पे सूर्य है तो इस एरिया में डायरेक्ट पड़ता है। ये आपको जो कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा दिख रहा है, ये जो एरिया 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, तो ये जो एरिया है यहाँ पे पृथ्वी सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं। अब आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इसके कारण होती हैं। तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की स्थिति।
तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो ये जो पूरा दुनिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, और ये ऊपर का जो एरिया है अक्षांश, उत्तर का अक्षांश हम बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। अक्षांश रेखा समांतर होती है, तो ये जो एरिया हो जाएगा इधर का, उत्तर का, वो उत्तरी अक्षांश कहलाता है। देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश इधर, और ये हो गया आपका दक्षिणी अक्षांश। उसी तरह पूर्वी देशांतर, और ये होता है आपका पश्चिमी देशांतर। तो भारत जो है वो कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, या उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से भी आता है, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये उत्तरी गोलार्ध आपको दिख रहा होगा। आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में भारत का लोकेशन है, यहाँ पर भारत है, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जीएमटी ग्रीन विच मीन टाइम या जीएमटी के आधार पर ही दुनिया के समय का आकलन किया जाता है। अब आप देखिए समय का आकलन देशांतर रेखा से कैसे किया जाता है। पूरा दुनिया यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड को कुछ इस तरह से फ्लैट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे दुनिया का एक मैं मैप बना देता हूँ रफली। अब टाइम जोन निकालने के लिए कैसे किया गया है, कुछ इस तरह से देशांतर रेखा 0 से शुरू करके ऐसे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ तक आया होगा, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है जीएमटी हम जिसको बोलते हैं, जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहाँ पे लंदन के यहाँ पे एक लंदन शहर है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, इसलिए इसको जीएमटी बोलते हैं। यहाँ से 0 शुरू किया गया है, ठीक है। अब ये पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते जाता है, तो इधर जो है टाइम पहले आएगा, टाइम प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर आगे बढ़ते जाएँ तो ये जीएमटी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 यहाँ पे एग्जैक्ट इंडिया का लोकेशन आपको पता चलेगा, ठीक है। और भारत का अपना भी एक टाइम जोन है, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको मैं थोड़ा सा देर बाद बताऊंगा। इसको आप याद रखें कि 82.5 डिग्री है। तो ये कैसे है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से फिलहाल आप ये क्लियर करेंगे कि जीएमटी और आईएसटी के बीच 82.5 डिग्री का या 5.5 घंटा का डिफरेंस है, आगे है 5.5 घंटा। क्यों? क्योंकि सूरज इस तरह से, पृथ्वी इस तरह से घूमता है, सूर्य यहाँ से उगता है। तो भारत में पहले सूर्योदय होगा जबकि लंदन में बाद में होगा, इसलिए पहले आगे। या अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो इंडिया में 5:30 बजेगा, ठीक है। तो ये जो टाइम जोन है आपको अच्छे से याद रखना है। ये 82.5 डिग्री पर ही क्यों रखा गया आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये जो टाइम जोन है आईएसटी वो कहाँ से गुजरता है, कहाँ से लिया गया है? भारत के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के पास नैनी नामक गांव में, मिर्ज़ापुर नैनी के पास लिया गया है, ठीक है। और अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आईएसटी और कर्क रेखा एक दूसरे को काटता है। तो आगे मैं आपको कर्क रेखा और आईएसटी के बारे में डिटेल बता देता हूँ। फिलहाल हमने देखा भारत की अवस्थिति, ठीक है। तो अवस्थिति में भी मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि कहाँ पर है। तो हमने देखा यहाँ पे भारत है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे आते आते यहाँ पे ये जो वाला एरिया है इसका आपको याद रखना है। उत्तरी अक्षांश में आपको याद रखना है, ये देखिए पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो पूर्वी देशांतर मैंने आपको बताया था, ये देशांतर जो है ये एरिया पूर्वी में ही आएगा देशांतर, और अक्षांश में ये एरिया उत्तरी में आएगा। तो यहाँ पे हम बात करें अगर देशांतर 1 2 3 4 ऐसे आते आते 67, ठीक है, 67 डिग्री 7 मिनट। पहले 2 वर्ड आप याद रखें, पहले 2 वर्ड मैं आपको याद कराता हूँ, उसके बाद आगे का ताकि आपको याद हो, ठीक है। यहाँ पर 68 है, सॉरी गलती से मैं 67 बोल दिया था, 68। अब आगे आते जाएंगे 69 70 71 72 73 74 ऐसे आते 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 यहाँ पर 97, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे 68 और इस छोर में 97 डिग्री है ये, ठीक है। 68 डिग्री 97 डिग्री ये क्या है? ये पूर्वी देशांतर या देशांतर रेखा का लोकेशन है भारत में। तो भारत की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। 68 याद रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे याद रखेंगे 97, ये देशांतर रेखा हो गया। अक्षांश रेखा कैसे आएगा? तो अक्षांश रेखा भी यहाँ से 0 से 1 2 3 4 ऐसे करते करते आया होगा। तो भारत की मुख्य भूमि की हम बात करें, अंडमान निकोबार के बारे में बात मैं बताऊंगा। मुख्य भूमि की बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे होते होते यहाँ पे 8 डिग्री, यहाँ पे आप याद रखेंगे 8 डिग्री, और यहाँ पे याद रखेंगे ऐसे 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे होते होते यहाँ पे 37 में आया होगा, ठीक है। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। देशांतर में 68 और 97, अक्षांश में 8 और 37, ठीक है, 8 और 37।
अब इसके बाद हम आगे का याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ये है 97 डिग्री और 25 मिनट। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, मिनट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, डिग्री को कुछ इस तरह से, और यहाँ पे 37 डिग्री और 6 मिनट। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। जैसे देखिए 68 और 97 तो आपको याद ही करना होगा, ठीक है, 68 97 दो वर्ड आपको याद करना है, और यहाँ पे 37 8। इसके बाद वाला संख्या आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे 7 है, 7 से एक कम करेंगे 6, और 6 के बाद एक अगर बढ़ाएंगे तो 6 के बाद क्या होता है 7, ठीक है। या तो फिर जैसे आपने 7 से एक कम किया 6, उसी तरह 68 से आप एक कम करेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा। और आप इस सीक्वेंस भी याद रखेंगे, इसके जो लास्ट में 6 और इसके बाद 7। इसी तरह यहाँ पे आप याद रखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर आप 8 का या आधा ही याद कर लेंगे कि 8 का हाफ यहाँ पर है, तो यहाँ पे 4 से अब आगे आएंगे तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब 5 यहाँ पर है, और यहाँ पे आप याद रखेंगे अगर 9 में और मैं 7 घटाता हूँ तो बचता है क्या 2। तो आप इस तरह से ट्रिक बनाकर इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश का जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है, और पूर्वी देशांतर में 67 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आपको याद रखना है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार का। देखिए अगर हम बात करेंगे भारत भूमि का, तो भारत का अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है। अब अंडमान निकोबार यहाँ से भी थोड़ा आगे है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है अंडमान निकोबार, तो जिसे हमने यहाँ पे 1 2 3 शुरू किया था अक्षांश में, तो अंडमान निकोबार का भी यहाँ पे है, जो एग्जैक्ट है ये है 6 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दक्षिणी एरिया, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी बोलते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। लोकेशन आपको याद रखना है 6 डिग्री 8 मिनट। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोला जाए तो इसका नाम है केप केमोरिन, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट है। ये भारत भूमि का है, भारत में ही है, ठीक है, और ये भारत का दक्षिणतम है। तो कैप केमोरिन और इंदिरा पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कैप केमोरिन तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास है, और ऊपर इंदिरा कोल ये भारत का उत्तरी बिंदु कहलाता है, लद्दाख सियाचिन के पास है। और यहाँ पे हम देखें भारत का पश्चिमी बिंदु घुआर मोटा या गौर माथा कहलाता है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। और भारत का ये पूर्वी बिंदु है वलांगू या किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखा से ही टाइम जोन निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे निर्धारित किया जाता है मैंने कैलकुलेट करके बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो चौड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 68 से 90 69 70 71 ऐसे होते होते 97 तक गया है। तो लगभग 30 डिग्री का यहाँ पे फ़र्क है, देशांतर रेखा में 30 देशांतर का फ़र्क है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच समय अंतराल बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 घंटे का। 30 गुणित 4 करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री के 4 तो कितना होता है? लगभग 120 मिनट। तो 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग दे, तो कितना आएगा? 2। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो फ़र्क है वो समय अंतराल वो 2 घंटे का है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 117.2 मिनट के आसपास होगा, ठीक है। 116-17 के आसपास है, 117.2 ही होगा ये, ठीक है। लेकिन सामान्यतः 2 घंटा आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ये सब मैंने आपको मैप में बता दिया है। घुआर मोटा गौर माथा गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु या वलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख। इंदिरा कोल के संदर्भ में आपको याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर के समीप काराकोरम दर्रे पर स्थित है। इंदिरा कोल मैंने आपको बताया था, ये जो इंडिया है तो यहाँ पे इंदिरा कोल है, ठीक है।
भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमरिन, मैंने आपको बताया था यहाँ पर है कैप कोमरिन मुख्य बिंदु का दक्षिणी बिंदु है। और दक्षिणतम अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार के पास जो था इंदिरा पॉइंट ये है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट यह ग्रेट निकोबार में स्थित है, बृहद निकोबार भी लिखा होता है कहीं स्थान पर। तो इंदिरा पॉइंट को अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, ठीक है। और 2004 के सुनामी जब आया तो ये जो चीज़ है इंदिरा पॉइंट यहाँ डैमेज हुआ है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट। अब हम देखेंगे भारत की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई मतलब ये यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो चौड़ाई है 2933। सिंपल है 2933, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 से 1 कम करेंगे 2 रहता है, तो याद रखेंगे 2933। चौड़ाई की हम बात करें तो ये भी सिंपल है 3 2 1 कम करेंगे 3 से तो 1 कम करेंगे 2, 1 कम करेंगे 1, और 3 से लास्ट में आप याद रखेंगे कि 1 3 का प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। 3 2 1 4, तो चौड़ाई और लंबाई आप याद रखेंगे। चौड़ाई है 2933, भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933, और लंबाई है 3214 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण भी अगर आपको पूछा जाए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000, कम से कम इतना याद रखेंगे 32,87,000। इसके बाद भी है 263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे दुनिया का 7वां बड़ा देश है भारत। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों में 2 घंटे का फ़र्क है। तो यहाँ का जो टाइम जोन है और यहाँ का टाइम जोन है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता था कि इस एरिया में अगर टाइम जोन हम रखते हैं और इस एरिया में अगर हम देखते हैं तो बहुत 2 घंटे का फ़र्क बहुत हो जाता है। मतलब हमको पूरे इंडिया में एक टाइम जोन सेट करना था, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कितना था, यहाँ पे 68 और यहाँ पे 97, ठीक है। यहाँ पे 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे आपको बताया था 2 और 5 6, तो ये आपको याद रखना है 97 डिग्री 25 मिनट, 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट। तो इन दोनों के बीच एकदम एग्जैक्टली बीचों बीच 82.5 डिग्री एक लाइन खींचा गया है। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST भारतीय मानक समय भी कहा जाता है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच 2 घंटे का समय अंतराल हो जाता था। तो पूरे भारत में हमको एक टाइम जोन लेके चलना है, तो इस टाइम जोन का नाम है 5:30 GMT। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप बात करें, ये जो GMT हमने स्टार्ट किया लंदन की ग्रीनविच से होकर जाता है 0 से लेकर ये 82.5 डिग्री आगे है। तो 82.5 इंटू 4 मिनट आप कर लीजिएगा 1 डिग्री हिसाब से, तो कितना आता है 5.5 घंटे का फ़र्क है। और आगे है क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा इधर है और पृथ्वी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले सूरज उगता है और टाइम यहाँ पे पहले आएगा, इसलिए भारत का जो टाइम जोन है वो 5:30 प्लस में आपको याद रखना प्लस 5:30 GMT है। तो टाइम जोन का फंडा आपको समझ में आ गया है कि क्यों हमने लिया, क्योंकि हमको पूरा ओवरऑल इंडिया का एक टाइम जोन फिक्स करना था ताकि सब तरफ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ेगी, जो 2 घंटे का फ़र्क है वो ज़्यादा ना पड़े, इसलिए ये हमने 82.5 डिग्री पर एक लाइन खींचा। अब इस लाइन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना है। एक कहाँ से लिए गए? इलाहाबाद में एक मिर्ज़ापुर शहर है, वहाँ पे नैनी नाम, एग्जैक्टली नैनी, अगर नैनी ऑप्शन ना हो तो मिर्ज़ापुर भी आप याद रखेंगे। इलाहाबाद के नैनी से ये लिया गया है। कितने राज्यों से होकर जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 राज्यों से IST होकर जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इसके साथ साथ आपको याद रखना है हमने ट्रिक से इस मैप को बनाया, इसलिए आप अगर आप प्रॉपर मैप दिखेंगे तो आपको MP भी थोड़ा आगे इधर दिखेगा, उड़ीसा भी आगे आपको इधर दिखेगा। तो हमको इसी मैप से याद रखना है, इसलिए आपको याद रखना है जो सीधा सीधा दिख रहा है इस तरह आप मैप बनाएंगे, ठीक है। UP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
इसके अलावा आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लाइन खींच देंगे कुछ इस तरीके से, एमपी याद रखेंगे और नीचे उड़ीसा। तो बहुत सिंपल है, ये तीनों के तीन राज्य और छत्तीसगढ़ के लेफ्ट और राइट आप याद रखेंगे। लेफ्ट में क्या है मध्य प्रदेश, राइट में उड़ीसा। तो इस तरह से आप 5 राज्य आईएसटी जहाँ से होकर जाता है बिल्कुल आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है, आईएसटी 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से 3 राज्य के नाम में प्रदेश छिपा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। बचा हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कुछ भी ट्रिक बना लो लेकिन आपको 5 याद रखना है। आईएसटी के बारे में मैंने सब चीज़ क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा। तो देखिए मकर रेखा तो इंडिया से होकर जाता नहीं, नीचे है। कर्क रेखा जाता है 23.5 डिग्री। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर जाता है। तो इसका भी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, लेकिन मैं ज़्यादा ट्रिक को फॉलो नहीं करता। मैप से अगर आपको सब याद रहेगा तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी हम ट्रिक को ही भूल जाते हैं। लेकिन मैप से अगर आप सब क्लियर हो जाए तो वो क्लियर रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे गुजरात से होते होते यहाँ पे राजस्थान के बाद आपका यहाँ पे है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और साउथ नॉर्थ ईस्ट में आपको सिर्फ 2 राज्य याद रखना है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप सिर्फ त्रिपुरा और मिजोरम याद रखेंगे और यहाँ पे सीधे एमपी, सीजी, झारखंड, वेस्ट बंगाल तो आपको याद हो ही जाएगा। एमपी, सीजी, झारखंड, वेस्ट बंगाल याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान बहुत सीधा याद हो जाएगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, सीजी, झारखंड, वेस्ट बंगाल एकदम सीधा याद हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में आपको त्रिपुरा और मिजोरम, बात आपको मिजोरम ही याद रखना है, मणिपुर नहीं। मणिपुर मिजोरम लोग कंफ्यूज होते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था नमामि, मी से मिजोरम ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर आपको ये ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झार, तो इसका भी हम आपको मतलब बताता हूँ। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से आपका हो जाएगा राजस्थान, ग से गुजरात। ठीक है, और म से आप क्या बच गया मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब कर्क रेखा के संदर्भ में भी कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में देखना है। एक तो कर्क रेखा सबसे ज़्यादा अगर आप देखें कहाँ से होकर जाता है, एमपी से। सबसे ज़्यादा एमपी को कवर करता है कर्क रेखा, सबसे ज़्यादा एमपी से होकर जाता है, सबसे कम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा एरिया वाइज राज्य है और वहीं पे सबसे कम। इस तरह से आप ट्रिक में आ सकते हैं, सबसे कम राजस्थान, उसके बाद सबसे ज़्यादा एमपी से होकर जाता है। और आईएसटी और कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और आईएसटी एक जगह कटता है पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कटता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्क रेखा एग्जैक्टली कौन से राज्य की राजधानी के बीचों बीच जाता है या राजधानी से बिल्कुल होकर जाता है। अगर आपको पूछा जाए तो इकलौता झारखंड का राजधानी का नाम है रांची। इकलौता ऐसा जगह है रांची जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा होकर जाती है, और कर्क रेखा से आसपास होकर जाने वाली राजधानी, तो अगर आपको रांची ऑप्शन में ना दिखे तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का भोपाल राजधानी है, भोपाल। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। ये कर्क रेखा के समीप है, लेकिन एकदम बीचों बीच या कर्क रेखा इससे नहीं जाती, कर्क रेखा के समीप है। लेकिन रांची में आपको याद रखना है कि कर्क रेखा बिल्कुल यहाँ से होकर जाती है। ठीक है, कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, ट्रिक से मैंने आपको बता दिया, मैप से मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंग्लिश में कर्क भी लिखेंगे तो 4 वर्ड का है, 4 × 2 = 8। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि ये 8 राज्य से होकर जाती है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से राज्य से होकर जाती है ये सब मैंने आपको बता दिया कि अहमदाबाद से निकट होकर जाती है, राजस्थान में सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। ये सब आप पीडीएफ से बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, सब मैंने आपको बताया। झारखंड की राजधानी रांची से बिल्कुल होकर जाती है, इकलौता ऐसा राजधानी है। तो ये टोटल 8 राज्य आप याद रखेंगे। और अगर ऑफिशियल मैप की हम बात करें कर्क रेखा कैसे होकर जाती है, तो यहाँ पर भी मैंने दर्शाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आईएसटी के बारे में भी मैंने 5 राज्य जो बताया हुआ है, इसको भी मैंने ऑफिशियल मैप से बता दिया है कि अब किस तरह से आईएसटी याद रखेंगे। 82.5 डिग्री कैसे 5 राज्यों से होकर जाती है। प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर के नैनी से इसे लिया गया है,
और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में IST और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। IST ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भाग में, यहाँ से कर्क रेखा जाता है तो लगभग 2 बराबर भाग में, देखिए उत्तर दक्षिण लगभग 2 बराबर भाग में इसको बांट देता है। कर्क रेखा के दक्षिण भारत की आकृति कर्क रेखा इस तरह से निकल के आप दक्षिण भाग की जो आकृति बचता है इस तरह से वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है और मैप में अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य को अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसके बाद से कौन कौन से देश कितने राज्यों से लगा हुआ है ये सब इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। तो इसे भी मैं पहले थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद मैप में आपको जब दिखाऊंगा तो एग्जैक्टली याद हो जाएगा। भारत की भू सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है, ठीक है। पहला है पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर चीन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, फिर है बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार। थोड़ा पहले मैं मैप दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। एक एक करके बताता हूँ। ये इंडिया का मैप तो आउटर स्ट्रक्चर के साथ साथ ये जितने भी 28 ज़िले हैं मैंने आपको बता दिया था, याद कैसे रखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको सबसे पहले पाकिस्तान से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान का बॉर्डर आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए आप क्या याद रखेंगे, गुजरात, ये जो एरिया दिख रहा है गुजरात से लेकर ये POK वाला जो एरिया है लद्दाख का, अगर आप बात करें POK वाला एरिया यहाँ तक, ठीक है। गुजरात से POK वाला लद्दाख वाला एरिया, अब ये इस तरह से आप पाकिस्तान बना देंगे। आसान है, गुजरात से जम्मू कश्मीर का ये लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, बहुत आसान है। ये हो गया पाकिस्तान तैयार। अब अगर आप देखेंगे पाकिस्तान कितने राज्य से होकर जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो पहले 4 राज्य से होकर जाता था। इसका एक ट्रिक भी था, पंगु राज्य, प से पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान, ठीक है, और जैसे जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब इसमें चेंज कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं, तो 4 की जगह 3 हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को टच करेगा, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इस तरह से पाकिस्तान का बॉर्डर आपको याद हो जाएगा। अगला देश हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान देखिए, ये जो लद्दाख वाला एरिया, POK वाला जो एरिया दिख रहा है, वहीं से ही थोड़ा सा आपको टच रखना है और बाकी तो पाकिस्तान के अगल बगल ये है, ठीक है। बस छोटा सा ये जो दिख रहा है, सबसे छोटा सीमा भी बनाता है, मात्र 106 किलोमीटर, तो बहुत आसान है। और ये जो एरिया है वो POK वाला एरिया है। तो अफ़गानिस्तान जो है, अगर आप बात करें, POK पाकिस्तान को चला गया। पाकिस्तान अपना जो मैप है ये कुछ इस तरह से दर्शाता है। तो अब बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अफ़गानिस्तान भारत से सीमा शेयर नहीं करता, लेकिन POK को हम अपना ही मानते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि अफ़गानिस्तान जो है वो भारत से सीमा शेयर करता है POK वाले एरिया से, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, चीन में हम आते हैं। तो चीन में भी आप याद रखेंगे ये जो एरिया है, ठीक है, POK वाला जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से चीन से अब अगर आप लेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और ये अरुणाचल प्रदेश तक आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो चाइना का ये जो बॉर्डर है आपको याद रखना है, कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको याद हो जाएगा। एक तो लद्दाख से होकर जाएगा, ठीक है। अब इधर आप देखेंगे तो इधर हिमाचल प्रदेश आपको दिखेगा, इधर आपको दिखेगा उत्तराखंड, ठीक है। अब इधर आपको दिखेगा सिक्किम और इधर आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश। तो पहले 5 राज्य से होकर जाता था, अब 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो सिर्फ आप बॉर्डर याद रखेंगे, कहाँ कहाँ से हमको बॉर्डर लगाना, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान का गुजरात, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और अफ़गानिस्तान का मात्र जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर ना कह के मैं अगर इसको लद्दाख कहूँ तो ठीक रहेगा। और चीन में ये लद्दाख वाले एरिया और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सिर्फ बॉर्डर अगर आप याद रखेंगे तो आपको टोटल यहाँ मैप से राज्य याद हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएगा। नेपाल बहुत ही सिंपल है, उत्तराखंड से हम लेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ सिक्किम, ठीक है। तो नेपाल की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको उत्तराखंड भी दिखेगा, ये आपको उत्तराखंड हो गया, ये UP हो गया, यहाँ पे बिहार को भी टच करता है, वेस्ट बंगाल को भी टच करता है और यहाँ पे ये सिक्किम को भी टच करता है। तो टोटल 1 2 3 4 और ये 5 राज्य हो गया
नेपाल जिससे टच होता है। भूटान, तो भूटान को आप सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश को कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। तो भूटान का कितना हो जाएगा, भूटान का हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम को टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, छोटा सा देश लेकिन आप देखेंगे सिक्किम, वेस्ट बंगाल और असम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 4 राज्यों को ये टच कर रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं म्यांमार। तो म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेके ये जो नीचे मिज़ोरम वाला एरिया है यहाँ तक आप याद रखेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, टोटल ये जो सीधे सीधे 4 राज्य दिख रहा है इसको टच करता है। बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल जो दिख रहा है वहाँ से लेके आप ये मिज़ोरम वाला जो एरिया है सीधा इतना ही आप याद रखेंगे, ठीक है, कि इसको हमने जोड़ दिया तो आप याद रख पाएंगे कि ये जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपका असम भी टच करेगा, यहाँ पे आपका मेघालय भी टच करेगा और यहाँ पे आपका त्रिपुरा के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि एक क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा राज्य जिसको पश्चिम बंगाल 3 ओर से घेरता है। तो अगर बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा का एक्चुअल मैप में आप देखेंगे तो त्रिपुरा का मैप कुछ इस तरह से और बांग्लादेश कुछ इस तरीके से, ये पूरा जो एरिया है वो बांग्लादेश है और ये है आपका त्रिपुरा। तो 3 ओर से त्रिपुरा जो है घिरा हुआ बांग्लादेश से, एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे मिज़ोरम भी घिरा हुआ है। तो ये अगर आप याद रखने लगे मैप, ये बॉर्डर मैंने जो आपको बताया, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन से राज्य के साथ या कितने राज्य के साथ कौन सा देश अटैच्ड है, ठीक है। बांग्लादेश की हम बात करें तो सबसे लंबी सीमा यहाँ पे आप देखेंगे, पाकिस्तान इतना बड़ा एरिया, चीन इतना बड़ा एरिया, ऐसे लगता है कि सबसे लंबा एरिया तो चीन भारत के साथ शेयर करता होगा, लेकिन बांग्लादेश जो है देखिए बहुत घुमावदार, कुछ इस तरह से घूम के अगर आप टोटल सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर मात्र, ठीक है। तो अब मैं पीछे चले जाता हूँ, यही सब मैं आपको बताऊँगा, जैसे पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों यूटी हो गया, 3 राज्य और 2 यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। तो पहले मैंने मैप में आपको इसलिए बताया कि मैप में क्लियर हो जाएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अफगानिस्तान, पीओके क्षेत्र, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी को टच कर रहा है। चीन जो है लद्दाख हो गया, पीओके क्षेत्र में देखिए अभी लद्दाख थोड़ा सा आपका ये भी आ जाता है, जम्मू कश्मीर भी आता है, तो अफगानिस्तान में आप पीओके क्षेत्र याद रखेंगे, ठीक है। चीन में आप याद रखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी। नेपाल में आप याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इस तरह से 5 राज्य, ठीक है। भूटान में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य। अगर आप मैप याद रख लेंगे तो ये सब आसानी से याद हो जाएगा। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य। और म्यांमार में 4 राज्य मैंने आपको बताया था ये सब। इसके साथ साथ जल एवं थल दोनों के साथ सीमा बनाने वाला पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इसको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे मैं पानी बना देता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ पानी, वाटर, समुद्र, ठीक है। यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे अरब सागर। तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे तो थल सीमा शेयर भी कर रहा है और यहाँ पे समुद्र भी है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ये भी समुद्र से जुड़ा है और ज़मीन से भी जुड़ा है। म्यांमार समुद्र से भी जुड़ा है, ज़मीन से भी जुड़ा है। तो ये जो 3 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये तीनों देश थल के साथ साथ जल सीमा भी शेयर करता है इंडिया के साथ। तो भारत के 7 पड़ोसी देश याद रखेंगे, 3 ऐसे देश जो थल और जल के साथ सीमा शेयर करता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम भी है। जैसे हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान और इंडिया, तो यहाँ पे एक सीमा होगा, ठीक है, एक बॉर्डर होगा। इन सारी सीमाओं के नाम क्या क्या है, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन सीमा के नाम कौन कौन से राज्य से होकर ये जाता है ये सब देख लेते हैं, क्या नाम है, क्या हिस्ट्री है, उसके बाद मैं आपको मैप में याद करवा दूंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन भी इसको कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था।
तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बन गया। उस समय ये इंडिया है, ये एरिया पाकिस्तान है, ये एरिया अभी बांग्लादेश है, ठीक है। लेकिन जब 1947 भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे पाकिस्तान था और ये एरिया को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए रेड क्लिफ लाइन बनाया गया और यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान को भी एक रेखा बनाया गया जो बॉर्डर, इन दोनों को ही रेड क्लिफ कहा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में यह बांग्लादेश जो है, पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। इसलिए वर्तमान की हम बात करें तो भारत और पाक के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ लाइन है। आगे मैं आपको मैप में प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। इसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के दौरान सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा तैयार किया गया था। तो मैंने पूरा हिस्ट्री बता दिया कि कैसे ये पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत को अलग करता था। अब ये भारत पाक और भारत बांग्लादेश के बीच स्थित है। अगला लाइन है मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश अर्थात ये भारत और चीन के बीच है। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश आप याद रखेंगे, क्यों? इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे चाइना है, ठीक है। और यहीं पे है मैकमोहन रेखा। कब बनाया गया था? 1914 शिमला में सर मैकमोहन के द्वारा ये बनाया गया था। तो देखिए चीन जो है 1914 में अपने आप को चीन ये बोलता है कि एक तो हम उस समय आज़ाद नहीं थे और भारत जो है वो ब्रिटिश के अंदर था जो 1914 में। तो ज़बरदस्ती ये मैकमोहन रेखा बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश हमारा है ऐसा दावा करता है चीन। इसलिए चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, वो बोलता है अरुणाचल प्रदेश को इंडिया ने कब्जा किया, वो हमारा है। और बहुत सारे यहाँ पे इशूज़ चलते रहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि मैकमोहन रेखा भारत में अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच स्थित है, जिसको 1914 शिमला में तैयार किया गया। फिर अगला है LOC। भारत और POK के बीच ये 1972 में शिमला समझौता में तैयार किया गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे कश्मीर है और ये एरिया पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया और आगे बढ़ते गए, ठीक है। जितना एरिया में वो कब्जा कर लिए थे उसको वो जो है नेहरू जब UN चले गए तो वहाँ पे एक आदेश दे गए कि जिसकी सेना जहाँ पर वो रुक जाए। तो इतना एरिया में पाकिस्तान आ गया था और इसको उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक लकीर खींचा गया जिसको LOC कहा जाता है। तो LOC जो है एक्चुअल में किसके बीच है? POK और भारत के बीच है, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच ये है, जो कि 1972 शिमला समझौते में तैयार किया गया था। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से, फुल फॉर्म इसका नाम याद रखिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा POK और अफगानिस्तान के बीच ये स्थित है। इसे वर्ष 1896 में सर डूरंड द्वारा तैयार किया गया था। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है डूरंड रेखा, यहाँ पे अफगानिस्तान है देखेंगे, और यहाँ पे POK। अब POK पाकिस्तान अपना पूरा एरिया यहाँ पे बताता है। तो अगर आप देखेंगे डूरंड, तो अगर आपको भारत और अफगानिस्तान का ऑप्शन ना दिखे तो पाक और अफगानिस्तान का ऑप्शन भी अगर आपको दिखता है तो आप उसे लगाएंगे, क्योंकि ये जो POK एरिया है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। या POK और अफगानिस्तान भी दिखे तो आप डूरंड रेखा को लगाएंगे कि POK और अफगानिस्तान के बीच ये स्थित है, ठीक है। फिर अगला है LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच स्थित है। देखिए चाइना ने भी 1962 के आसपास भारत में हमला किया था, तो चाइना ने इतना एरिया कब्जा कर लिया। ये जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है चाइना ने कब्जा कर लिया, तो इंडिया को अब फिर यहाँ पे बॉर्डर बनाना पड़ा 1962 में। तो ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOAC। तो जो पाकिस्तान ने कब्जा किया POK, उसके लिए हमने बनाया LOC, और जो अक्साई चीन चाइना ने कब्जा किया उसके लिए बनाया गया LOAC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपका चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 में बना था। फिर अगला है डोगरा लद्दाख। ये लद्दाख और तिब्बत
तिब्बत को भी चीन ने कब्जा कर लिया और ये जो डोगरा लद्दाख है, लद्दाख और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण करता था। अराकान पर्वत ये एक पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। तो भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर भी इसको मान लिया जाता है अराकान पर्वत को। मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य, इसको पाक, दोनों को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत व श्रीलंका के बीच है। पाक से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान में होगा, ठीक है। तो भारत व श्रीलंका के बीच ये स्थित है। तो ये जो सब मैंने पढ़ाया आपको, उसको मैं जल्दी से इस मैप में दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से याद रख सकें, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ेंगे। रेड क्लिप कहाँ पर है, देखिए मैंने आपको बताया था पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से याद रखेंगे बांग्लादेश। तो ये जो आपको लकीर दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके साथ साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है रेड क्लिप रेखा। 15 अगस्त 1947 तैयार की गया सर CJ रेड क्लिप के द्वारा। भारत और पाक के बीच है और इधर भारत और बांग्लादेश के बीच है रेड क्लिप रेखा। अगला है डूरंट रेखा। यहाँ पे देखिए ये डूरंट एरिया POK क्षेत्र से लेकर अफगानिस्तान, इधर अफगानिस्तान है, ये एरिया आपका पाकिस्तान हो गया। अब ये एरिया आपका हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। तो डूरंट रेखा जो है किसके किसके बीच है, POK और अफगानिस्तान के बीच। 1986 में अफगानिस्तान और भारत के बीच इसे तैयार किया गया। फिर अगला है LOC। मैंने आपको बताया जब POK को कब्जा कर लिया तो हमने यहाँ पे LOC बनाया, ठीक है। कब, 1972 में शिमला समझौता में। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये है LOC। LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जब चीन ने कब्जा किया तो हमने यहाँ पे बनाया। LOAC अक्साई चीन और लद्दाख के बीच है, ये जो एरिया है वो लद्दाख है, ठीक है। तो अक्साई चीन लद्दाख के बीच 1962 में ये है। फिर है डोगरा लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे पहले तिब्बत हुआ करता था जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया। तो ये है डोगरा लद्दाख सीमा। मैकमोहन, मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश को जो है चीन अपना मानता है। तो मैकमोहन जो रेखा है 1914 में जब भारत आज़ाद नहीं होता था, ब्रिटिश लोग थे उन्होंने चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये बॉर्डर खींचा। मैकमोहन रेखा, इसी को कहा जाता है भारत और चीन या अरुणाचल प्रदेश या चीन के बीच से माना जाता है मैकमोहन रेखा में। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैकमोहन रेखा। अराकान पर्वत मैंने आपको बताया कि म्यांमार को, इधर है म्यांमार, ये पूरा अराकान पर्वत है। तो अराकान पर्वत जो है भारत को म्यांमार से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य यहाँ पर है इस एरिया में, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत या श्रीलंका, वैसे तो ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है, श्रीलंका अलग है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य, ये आपको स्पेशल याद रखना है। इन सीमाओं की लंबाई भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि अफगानिस्तान का जो है वो सबसे कम रहेगा, 106 किलोमीटर आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपको क्रम भी पूछ दिया जाए तो क्रम में आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा बांग्लादेश 4,996 किलोमीटर, उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन 3,488 किलोमीटर, उसके बाद जो है पाकिस्तान 3,323। पाकिस्तान को याद रखेंगे 3,323 पूछ दिया जाता है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ये तीन सबसे बड़े सीमा शेयर करने वाले देश हैं भारत से। बांग्लादेश पहले नंबर में, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान। उसके बाद है नेपाल, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेपाल 1,151 किलोमीटर। फिर है म्यांमार 1,643 किलोमीटर। फिर सबसे छोटा भूटान, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूँ। भूटान तो सबसे छोटा है, उसके बाद भी आपको याद रखना कि सबसे छोटी जो सीमा है मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान, सबसे बड़ा बांग्लादेश। तो ये दो तो आपको याद ही हो गया। अब क्रम कैसे याद रखेंगे, पहला मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश, उसके बाद अब थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। चीन दूसरे नंबर में, उसके बाद कौन सा है पाकिस्तान, तो ये रहेगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद आपको याद रखना है चौथे नंबर पर नेपाल है, उसके बाद पाँचवें नंबर पर म्यांमार। नेपाल और म्यांमार को अब याद रखेंगे कि चौथे पाँचवें में है, चौथे पाँचवें में इस तरह से। उसके बाद याद हो जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट सातवें में तो अफगानिस्तान है और सबसे छोटा देश भूटान हो गया यहाँ पे छोटा सा, वो छठवें नंबर में, ठीक है। और टोटल जो सीमा है यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पूरा सारे देशों का जो सीमा है, भू सीमा जो भी देश भारत से शेयर करता है, टोटल है
15,200 किलोमीटर। डायरेक्ट पूछा जाता है 15,200 किलोमीटर आप याद रखेंगे। पड़ोसी देश के सर्वाधिक सीमा संबद्ध राज्य, मतलब इसका ये मतलब है कि अगर पाकिस्तान भारत के इन 3 राज्यों या 2 केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताया, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में सीमा शेयर करता है। तो एक एक करके हम देखेंगे। बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, यहाँ पे एरो का जो ऑप्शन मैंने बनाया है यही इसका आंसर है, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से सीमा शेयर करता है। चीन सबसे ज़्यादा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं लद्दाख, इसमें सीमा शेयर करता है। पाकिस्तान राजस्थान से सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है। नेपाल बिहार, नेपाल जो है बिहार से सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है। म्यांमार, यहाँ पे मिजोरम है, म्यांमार मिजोरम सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है। भूटान असम, ये भूटान है और ये है असम, तो भूटान असम सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है। और अफगानिस्तान तो एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, पीओके जो आपका क्षेत्र है उससे, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है भारतीय सीमा की लंबाई। मैंने आपको बताया था अगर पड़ोसी देश की हम बात करें जो भारत के भू सीमा से लगे हुए हैं या स्थल सीमा से लगे हुए हैं, तो यहाँ से लेकर जो रेड दिख रहा है, यहाँ से लेकर पूरा इस एरिया, ये ऊपर वाले भाग की अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की भू सीमा या स्थलीय सीमा की अगर आपको लंबाई पूछा जाए तो ये है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की कुल लंबाई, देखिए तट यहाँ से लेकर ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना है। ये मुख्य भूमि है भारत का, ये मुख्य भूमि है और भारत में ये 2 द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसका भी तो तट होगा ही होगा। तो मुख्य भूमि पर, ये भारत के जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि पर तट सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि पर तट सीमा 6,100 किलोमीटर। और ये द्वीप दोनों अंडमान निकोबार ये सब द्वीप को मिला के जो सीमा है वो है 1,416 किलोमीटर। अब हम इन दोनों को अगर मिला देंगे 6,100 1,400 मतलब टोटल तटीय सीमा, तो टोटल तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 3 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की मुख्य भूमि पर, ये हमारा भारत का मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि पर तटीय सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। और द्वीप को अगर हम मिला दें, अंडमान निकोबार सब चीज़ को हम मिला दें, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाता है 7,516 किलोमीटर। भू अवस्थित राज्य के बारे में हम समझेंगे। भू अवस्थित राज्य का ये मतलब है जो ना तो किसी देश से लगा हुआ होता है, ना ही समुद्री सीमा से लगा होता है, लैंड लॉक्ड स्टेट भी हम बोलते हैं। तो ऐसे 5 राज्य हैं, मैप से आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। MP, CG, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपस में देखिए तीनों एक साथ याद रख लेंगे आप। उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा, ठीक है। अगर मैप याद रखेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 5 आपको याद रखने हैं। वर्तमान में भारत के कुल 16 जो राज्य है वो पड़ोसी देश से सीमा से जुड़ते हैं। देखिए पहले 17 हुआ करता था क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, अब ये राज्य नहीं है, तो अब टोटल हो गया, ठीक है। अगर आप काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से 16 राज्य जो है वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। और 9 ऐसे राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 ऐसे राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। ये 9 राज्य जो ब्लू में दिख रहा है, ठीक है। तो मैं काउंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख पाएंगे कि ऊपर 16 नीचे 9। 16 जो राज्य है वो पड़ोसी देश की सीमा से टच होता है और जो 9 राज्य है वो समुद्री सीमा से टच करता है। और जो बीच में ना कि पड़ोसी देश के ना कि किसी समुद्री सीमा से लैंड लॉक्ड जिसको हम बोलते हैं, वो ऐसे 5 राज्य है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलीय सीमा निम्न 7 देशों से संबद्ध है। जो भारत की जल सीमा है वो कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो मैंने तो 3 पहले ही बता दिया था। जो जल और थल के साथ आपको याद रखना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार।
अब इसके अलावा जो 4 देश है वो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से आसपास के जो देश है जो जलीय सीमा से संबंध रखते हैं भारत से, वो आपको याद रखना है। 3 तो मैंने याद करवा दिए, एक तो ऐसे ही दिखता है श्रीलंका पास में है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये 3 देश, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड। देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार तो पड़ोसी देश है, याद हो ही जाता है। श्रीलंका दिखता भी है, 4 याद हो गया। मालदीव, देखिए लक्षद्वीप तो आपको याद है, यहाँ पे लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप से मालदीव याद रख लेंगे, और इंडिया से इंडोनेशिया याद रख लेंगे, और यहाँ पे थाईलैंड है ही। तो इस तरह से आपको ये टोटल 7 याद हो जाएगा जो कि जलीय सीमा से संबद्ध है। 3 देश को स्पर्श करने वाले राज्य, देखिए ऐसे कुछ राज्य है जो कि 3 देश को टच करते हैं। वैसे अगर आप ध्यान देंगे मैप में मैंने जो बताया, तो कभी भी एग्ज़ाम में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है जल्दी से याद ही हो जाए, क्योंकि वहाँ पे एक मैप बना के तो आप कैलकुलेट करने नहीं रहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो याद होनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिक्किम, छोटा सा राज्य यहाँ पे दिखेंगे, सिक्किम यहाँ पे छोटा सा दिखेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर नेपाल है, इधर चीन है, उधर भूटान है। देखिए सिक्किम यहाँ पे है, नेपाल, भूटान, चीन, 3 देश को सीमा शेयर करता है। उसके पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सोच भी नहीं कर पाएंगे कि पश्चिम बंगाल नेपाल को टच करता हुआ, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पश्चिम बंगाल का नक्शा। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ नेपाल और भूटान, ठीक है, नेपाल और भूटान को टच करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर है, म्यांमार, भूटान और चीन, इस 3 देश को टच करता है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मैंने आपको बताया था। और असम बांग्लादेश सहित 7 राज्यों को स्पर्श करता है। असम भी यहाँ पे छोटा सा दिखता है, लेकिन टोटल 7 राज्यों के साथ साथ एक देश बांग्लादेश को टच करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूँ जो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग था। पहले जम्बू द्वीप हुआ करता था, उसका भारत अंग था। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। और इस उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो ये टोटल 5 देश शामिल है उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। देखिए मैं भूसंधि के बारे में आगे जियोग्राफी क्लास में बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ये सब क्या होता है और कैसे हिमालय का जो है निर्माण हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी आप याद रखेंगे भारत जो है विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम क्रम की बात करें तो ये भी हम देख लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर आता है भारत का नंबर। और उसके बाद भारत के बाद भी अगर आपको पूछ दिया जाए 8वां नंबर, तो अर्जेंटीना 8वें नंबर का देश है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, पूरे विश्व का 2.42% है, ठीक है। एरिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2.42% भारत का है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश चाइना, और इंडिया जो है दूसरा। पूरे दुनिया का 17.5% जनसंख्या भारत में है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अंडमान निकोबार है और पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है। तो अंडमान निकोबार को 2 भाग में बांट दिया गया है, उत्तरी अंडमान और नीचे दक्षिणी अंडमान। जो ये पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा गया है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे। और अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट पैकेज चाहिए दोस्तों, तो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। अजय साहू ऑनलाइन क्लास मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीमियम क्लास मिलेगा। जो भी क्लास मिलेगा उसको आपको PDF नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आप कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं चैट के माध्यम से। एप्लीकेशन में आपको चैट का ऑप्शन दिया जाता है। ये सारे ऑप्शन आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाके अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।